हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 17 है ये फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नाम ही है फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन। तो देखिए हमें सबसे पहले फॉरेस्ट का मतलब जानेंगे और इसके साथ ही हम ये भी समझेंगे कि फॉरेस्ट को लाइफ लाइन क्यों बोलते हैं। ठीक है, लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा। क्या आपका जो जीवन है, आपके जो जीने का अंदाज है, आपकी जो भी आप क्यों जी रहे हैं और किस वजह से आप जीवित हैं, तो ये क्या निर्भर करता है फॉरेस्ट पे। देखिए फॉरेस्ट आपने देखे होंगे बहुत जहाँ पे हर वैरायटी के ट्रीज प्लांट्स पाए जाते हैं और विदाउट द ह्यूमन इंटरफेरेंस जो पौधे अपने आप ही उगते हैं एक बहुत ही लार्ज एरिया में और वहाँ पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता, तो वहाँ पे हर तरह के पेड़ पौधे होते हैं, तो उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। और वो हमारी जीवन रेखा क्यों है, शायद हमें वहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे कि हमारा जो जीवन यापन है बहुत आराम से हो जाता है। हमें हर तरह की फैसिलिटीज़ हर तरह की जो कंफर्टेबल लाइफ हम जी रहे हैं, तो शायद हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फॉरेस्ट से मिल जाती हैं। इस वजह से इन्हें हम जीवन रेखा या लाइफ लाइन भी बोलते हैं। तो इसको हम और डीप में अच्छे से समझेंगे। तो देखिए इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है कि इस चैप्टर में हम बिल्कुल फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन जो है, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, तो जो नेचुरली पेड़ पौधे जो उगते हैं तो वो उनके बारे में पढ़ेंगे हम। इसके साथ ही हम देखिए कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी पढ़ेंगे जो मेनली जो है इन जंगलों में पाए जाते हैं। अच्छा, ये पौधे हमें क्या देते हैं, प्लांट्स और ट्रीज हमें क्या देते हैं, तो ये हमें काफ़ी यूजफुल थिंग्स जो है वो देते हैं। अब आते हैं फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं और एक करेक्ट मीनिंग जान लेते हैं। देखिए हर एक शब्द का अपना अपना मीनिंग होता है, आपके नाम का भी कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है। तो फॉरेस्ट एक नेचुरल हैबिटेट भी होते हैं जहाँ पे जो प्लांट्स ट्रीज होते हैं, साथ में जो एनिमल्स हैं उनके लिए वो एक नेचुरल हैबिटेट होता है फॉरेस्ट। इससे पहले हमें एक चीज़ और भी समझनी है कि देखिए फॉरेस्ट में जैसे मैंने अभी पहले आपको बता दिया कि यहाँ पे जो वेजिटेशन उगती है वो नेचुरल होती है, बिल्कुल वो नेचुरली ग्रो करती है। उसके लिए किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपको जाके रोज़ वहाँ पानी देना है या खाद देनी है या आपको पौधों की देखभाल करनी है, तो ऐसा नहीं होता है। वो नेचुरली उगते हैं, तो इनको ही हम फॉरेस्ट बोलते हैं और वहाँ पे हर तरह के आपको पेड़ पौधे मिल जाएंगे। फॉरेस्ट जो वर्ड है वो एक्चुअली लैटिन लैंग्वेज के वर्ड, ठीक है, जैसे संस्कृत लैंग्वेज होती है, पर्शियन लैंग्वेज होती है, उसी तरह लैटिन भाषा के शब्द फॉरेस्ट से आया है फॉरेस्ट शब्द। और इसका मतलब होता है आउट ऑफ डोर्स। ठीक है, घर के अंदर जो पौधे होंगे वो बिल्कुल आप कह सकते हो कि वो एक तरह के नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, वो फॉरेस्ट नहीं है, क्योंकि पौधे आपने खुद उगाए हैं। फॉरेस्ट का मतलब होता है आउट ऑफ डोर्स, यानी आपके घर के बाहर। तो आपके घर के बाहर जो भी पेड़ पौधे हैं जो अपने आप उगते हैं, अपने आप ग्रो करते हैं, उनको हम जो है नेचुरल वेजिटेशन या फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसमें देखिए हिंदी में अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है जंगल। हम जो फॉरेस्ट है हम उसको हिंदी में जंगल बोलते हैं। हैबिटेट इज द लिविंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो हैबिटेट जो है एक लिविंग प्लेस होती है ऑर्गेनिजम्स की, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जीते हैं। फॉरेस्ट जो है वो एक हैबिटेट है वाइल्ड एनिमल्स का और प्लांट्स का, क्योंकि डोमेस्टिक एनिमल्स तो आप काफ़ी हद तक अपने घर में ही पालते हो, पर वाइल्ड एनिमल्स के लिए फॉरेस्ट ही उनका घर होता है। अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो कितने डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं, तो देखिए सबसे पहले जो है तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, आप याद रखिएगा। मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट बन सकता है आपका क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। और साथ ही आपके ये हैबिटेट क्या होता है, किसके लिए हैबिटेट है, फॉरेस्ट क्या यूज़ है, तो बिल्कुल वाइल्ड एनिमल्स के लिए काफ़ी हद तक यूज़ है, फॉरेस्ट यूज़फुल है क्योंकि वो उनका हैबिटेट है। तो आप देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकेंड है ट्रॉपिकल डेजर्टस फॉरेस्ट, थर्ड है माउंटेन वेजिटेशन, फोर्थ है मैनग्रोव फॉरेस्ट और फिफ्थ है थॉर्नी बुशेस। ठीक है, तो ये हैं आपके 5 मेन फॉरेस्ट जिनके बारे में आप और जानोगे, बट आप याद रखना और सीनियर क्लासेस में भी आप इनके बारे में काफ़ी हद तक पढ़ोगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट तो आप नाम से समझ सकते हो, हमेशा वो पेड़ पौधे जो हमेशा ग्रीन ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जो लीव्स शेडिंग का टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि एक ही पर्टिकुलर टाइम पे ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से ये जंगल हमेशा हरा भरा लगता है। ट्रॉपिकल डेजर्टियस फॉरेस्ट भी रेनफॉल के हिसाब से 2 तरह के होते हैं, ड्राई होते हैं, वेट होते हैं, ठीक है। तो लेस देन 100 सेंटीमीटर जहाँ रेनफॉल होता है वो ड्राई में आते हैं, ठीक है, ड्राई डेजर्टियस फॉरेस्ट। और 200 सेंटीमीटर या उससे अबव जहाँ रेनफॉल होता है तो वो आपके जो है वो वेट डेजर्टियस फॉरेस्ट में भी आते हैं। तो ये आप सीनियर क्लासेस में काफ़ी कुछ पढ़ोगे इसके बारे में। और फिर देखिए माउंटेन वेजिटेशन, जो पेड़ पौधे बिल्कुल पहाड़ों पे पाए जाते हैं उनको हम माउंटेन वेजिटेशन कहते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको पता होना चाहिए, आपने सुंदरबन सुने होंगे, ठीक है, तो मडी एरियाज में जो उगते हैं,
तो इनको हम कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। थॉर्नी बुशेस बिल्कुल कांटे वाली जो झाड़ियाँ होती हैं, कांटे वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, कैक्टस होता है, तो इस तरह के पेड़ पौधों को जो है कीकर है, बबूल हुआ, उनको थॉर्नी बुशेस कहते हैं। वो सबका क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है उगने के लिए रिक्वायरमेंट जो करता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब आते हैं स्ट्रक्चर जान लेते हैं फॉरेस्ट का। तो फॉरेस्ट के स्ट्रक्चर में ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स पौधे होते हैं। तो ये तरह तरह के पेड़ पौधे जो हैं वो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह की बेल होती हैं, ठीक है। तो क्लाइंबर्स भी होते हैं और क्रीपर्स भी होते हैं। तो इस तरह के पेड़ पौधे यहाँ पाए जाते हैं। और आपको अच्छे आई होप यहाँ तक तो पता ही होगा कि ट्रीज किसे कहते हैं, श्रब किसे कहते हैं, हर्ब्स किसे कहते हैं, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स किन पेड़ पौधों को बोला जाता है। तो फॉरेस्ट में ये सारी ही आपको वैरायटीज मिल जाएंगी। अच्छा, फॉरेस्ट का जो फ्लोर होता है, ठीक है, जो ज़मीन होती है फॉरेस्ट की, वो बहुत ही डार्क होती है, बहुत ही अंधेरा वहाँ पे होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो सन है, सूरज की रोशनी यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाती है, पेनिट्रेट यानी लीव्स से नीचे तक वहाँ पहुँच नहीं पाती, क्योंकि जंगल के पेड़ पौधे इतने घने होते हैं, इतने घने होते हैं कि यहाँ पे जो सूरज की रोशनी है वो आ ही नहीं पाती नीचे। इसी वजह से जो फॉरेस्ट में बहुत अंधेरा रहता है। सच आ शेडेड फॉरेस्ट, तो इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं जो बहुत ही शेडेड होते हैं, बहुत ही घने होते हैं, तो उनके जो फ्लोर है वहाँ पे कौन कौन वहाँ पे हैबिटेट बनता है, ठीक है, किसका ग्रोथ होती है, यहाँ पे मॉसेस हैं, लाइकेन्स हैं और अदर शेड लविंग प्लांट्स, ठीक है। तो कुछ पौधे जो सूरज की रोशनी में नहीं बल्कि सूरज की रोशनी के बिना ही जहाँ पे अंधेरा होता है वहाँ पे उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तो वो यहाँ पे उग जाते हैं। तो उनमें से मॉसेस है, लाइकेन्स है, तो इस तरह के जो शेड लविंग प्लांट्स हैं वो यहाँ पे उग जाते हैं। टॉल ट्रीज जो होते हैं उनके थिक ट्रंक और ब्रांचेस होती हैं, और जो ब्रांची पार्ट होता है उसको हम क्राउन बोलते हैं, ठीक है। ट्री का जो ब्रांची पार्ट होता है अपर का, इसे हम क्राउन बोलते हैं। और जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है, जो ज़मीन निचला हिस्सा होता है फॉरेस्ट का, वहाँ पे डेड लीव्स, बिल्कुल जो पत्तियाँ गिरेंगी, झड़ेंगी सूख के, तो वो पूरी की पूरी पत्तियाँ नीचे गिरेंगी। ड्राइड ट्विंग्स यानी जो टहनियाँ हैं वो टूट टूट के वहाँ गिरती हैं। सीड्स गिरते हैं, फ्रूट्स गिरते हैं। तो ये सारी चीज़ों से फॉरेस्ट का जो निचला हिस्सा है, जो फ्लोर है, वो भरा रहता है। इसके बाद आते हैं फॉरेस्ट एज द रिसोर्स। देखिए, हम किसी भी चीज़ को रिसोर्स तब बोलते हैं जब उससे आपका कुछ फ़ायदा हो रहा हो, आप उससे कुछ पैसा कमा रहे हो, आपकी जो लाइवलीहुड है उसमें कुछ असर पड़ रहा हो, ठीक है। तो फॉरेस्ट जब आप वहाँ की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो फॉरेस्ट आपके लिए रिसोर्स है, अदरवाइज वो आपके लिए रिसोर्स नहीं है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वो चीज़ जो हमें, जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, इकोनॉमिकली बेनिफिट कर रहा है वो चीज़, तो उसे हम रिसोर्स कहते हैं। तो और देखिए, जो भी गॉड गिफ्टेड थिंग्स हैं वो मेनली रिसोर्स के नाम से जानी जाती हैं, बट आप उसको इसमें भी कह सकते हैं कि जब वो आपके खुद के लिए कितना फ़ायदा आपको पहुंचाती है तब हम उसे रिसोर्स बोलते हैं, अदरवाइज हम उसे रिसोर्स नहीं बोलते हैं। अब आते हैं फॉरेस्ट गिव अस मैनी थिंग्स। हमने हमेशा बचपन से भी जाना है कि फॉरेस्ट हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो आप थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे रिटन मार्क का एक क्वेश्चन तो पक्का यहाँ से बन जाएगा। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो भी चीज़ें आपको फॉरेस्ट देते हैं, फॉरेस्ट से मिलती हैं, वो सारे के सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। आप कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? तो देखिए, सारे यहाँ पे मेंशन किए मैंने। यहाँ पे फ्यूल वुड होते हैं, देखिए चूल्हे के लिए लकड़ियाँ, जिससे कि आप काफ़ी हद तक आज गैस स्टोव्स होते हैं पर पहले के ज़माने में नहीं होते थे। तो फ्यूल वुड जो थी वो वहाँ से मिलती थी, जिसमें लोग अपना पानी गर्म करते थे, खाना पकाते थे, ठीक है। टिम्बर, आपको काफ़ी हद तक टिम्बर मिल जाता है फर्नीचर के लिए। साथ ही आपको फॉडर, जानवरों के लिए चारा मिल जाता है, फॉडर यानी चारा। और इसी के साथ मेडिकल प्लांट्स भी बहुत सारे उगते हैं, लाख होती है वहाँ पे, हर्ब्स होते हैं, वैक्स होता है, ऑयल्स मिलते हैं आपको, हनी मिलता है, रबर मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं आपको यहाँ पे जंगल से, स्पाइसेस मिलते हैं, और साथ ही गम भी मिलता है, ठीक है। गम यानी गोंद जो होता है वो भी यहाँ से मिलता है फॉरेस्ट से। तो देखिए, इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि काफ़ी हद तक जो लोगों की अर्निंग है और जो लाइवलीहुड है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है। और यही एक रीज़न है कि इसके वजह से भी हम जो है हम फॉरेस्ट को लाइफ लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि फॉरेस्ट को हम लाइफ लाइन बोलते हैं, आपकी जीवन रेखा है, तो आप इसको एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन करने का मतलब है कि आपको ये सारे यूजेस लिखने हैं कि यहाँ पे प्लांट्स भी रहते हैं, प्लांट्स का हैबिटेट है, एनिमल्स का हैबिटेट है, साथ ही हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो फॉरेस्ट से मिलती हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो फॉरेस्ट पे निर्भर होती हैं, क्योंकि अगर पेपर बन रहा है तो पेपर भी के लिए भी जो लकड़ी है वो जंगलों से मिलेगी, रबर है वो वहाँ से मिलेगी, ठीक है।
मेडिसिन हुई वो वहाँ से मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और इवन जो बीड़ी वगैरह पीते हैं लोग, तो उसकी जो पत्तियाँ होती हैं, जो टेंडू लीव्स होती हैं, वो भी इन जंगलों से मिलती हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इन इंडस्ट्रीज़ को अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए बहुत हद तक इन जंगलों पे निर्भर करना पड़ता है। वो जंगलों में जाके ये सारी चीज़ें लेते हैं एज अ रॉ मटेरियल, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसको एज अ फिनिश प्रोडक्ट में फिर जाके मार्केट में सेल करते हैं और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। तो एक तरह से जंगलों पे ही ये सारी इंडस्ट्रीज़ निर्भर करती हैं। अगर जंगल नहीं होंगे, ये सारे प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ भी शायद बर्बाद हो जाएंगी। और अगर ये इंडस्ट्रीज़ बर्बाद होंगी तो जो लोग हैं उनकी इकोनॉमी पे, उनकी अर्निंग पे काफ़ी हद तक असर पड़ेगा और कंट्री के डेवलपमेंट पे भी असर पड़ेगा। क्योंकि अगर लोगों के पास रोज़गार नहीं है तो वो पैसे नहीं कमा पाएंगे, और पैसे नहीं कमा पाएंगे तो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और इस तरीके से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कभी इंप्रूव नहीं हो पाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, तो ये है फॉरेस्ट द सोर्स ऑफ फूड। तो बिल्कुल बहुत हद तक ये बात सही भी है कि जो फॉरेस्ट है वो सोर्स ऑफ फूड है हमारे लिए भी, और साथ ही और लोगों के लिए भी। और लोगों से यहाँ पे एनिमल्स से मतलब है। तो देखिए जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही हद तक सोर्स ऑफ फूड है, ना कि सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जंगलों में रहने वाले और जानवरों के लिए भी। इन नेचर में देखा गया है कि एक लॉ बहुत ऑपरेटिव है नेचर के थ्रू, ईट एंड बी ईटन। तो इस फॉर्म में क्या होता है, एक फूड चेन है जिसमें जो एनिमल जो प्लांट्स खा रहे हैं उन एनिमल्स को भी कोई और एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं उन्हें हम हार्बीवोरस बोलते हैं, यानी जो एनिमल्स सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें हार्बीवोरस एनिमल्स बोलते हैं। ये आपको बहुत पता होगा अच्छे से। और साथ ही जिन एनिमल्स को, ठीक है, जो एनिमल्स को खाते हैं या फ्लैश उनका खाते हैं तो उनको हम कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उनको ओमनीवोरस बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा आप। तो फिर इसके बाद है, ये एक फूड चेन होती है जिसको एक के बाद एक जो है जो खुद किसी को खा रहा है वो शायद खुद किसी और का भोजन है। तो इस तरह से कि पूरी की पूरी फूड चेन बन जाती है। ठीक है, तो दिस इज अ गुड चेन। आई सॉरी फॉर दिस, इट इज़ नॉट अ गुड चेन, इट इज़ अ फूड चेन। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये एफ है, फूड चेन बोलते हैं इसी को। फिर है देयर आर मैनी सच फूड चेन्स डेट ऑपरेट इज एन इकोसिस्टम। तो इसी तरह की और भी फूड चेन्स होती हैं जिसके थ्रू पूरे का पूरा इकोसिस्टम बनता है और ऑपरेट भी होता है। फूड चेन्स जो होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से वेब के, ठीक है, अदर अ वेब, तो कॉल्ड फूड वेब। तो इसको हम जो है फूड वेब के नाम से जानते हैं। इसके बाद आते हैं फॉरेस्ट द ग्रीन लंग्स ऑफ नेचर। तो देखिए जो फॉरेस्ट है वो ग्रीन लंग्स कैसे नेचर के, यानी किस तरह से ये एयर को जो है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो हमें प्रदान करते हैं, तो इसी वजह से ये लंग्स नाम आया यहाँ पे। तो फॉरेस्ट जो है वो एक नेचुरल ट्रेजर, नेचुरल खजाने की तरह हमारे लिए काम करते हैं। और ये भी एक रीज़न है कि क्यों इसे हमें लाइफ लाइन जीवन रेखा बोला है, क्योंकि अगर हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो शायद हम, क्योंकि खाने और पानी के बिना तो काफ़ी दिन तक रह सकते हैं, पर शायद हवा के बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बिना बिल्कुल भी जी नहीं सकते। तो ये भी एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से फॉरेस्ट को लाइफ लाइन बोला जाता है। फॉरेस्ट बिल्कुल एक नेचुरल खजाना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स तो ये हमें प्रोवाइड करते ही हैं, इसके साथ हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं जो कि पोल्यूटेड एयर को प्यूरिफाई करते हैं। फॉरेस्ट क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो कि हम रिलीज करते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और उसके बाद हमें ऑक्सीजन जो है वो रिटर्न करते हैं और एकदम प्योर और क्लियर ऑक्सीजन जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं वो। तो इस वजह से इन्हें ग्रीन लंग्स ऑफ नेचर कहा गया है। और ये हेल्प करते हैं, बैलेंस करते हैं पूरा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एटमॉस्फेयर में। फॉरेस्ट जो है ऑल्सो वाटर वेपर्स जो है वो भी रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। इन्हीं वाटर वेपर्स से जो है वो रेन क्लाउड्स बनते हैं। इसके बाद आते हैं फॉरेस्ट द डायनेमिक लिविंग एंटाइटी। तो फॉरेस्ट जो है वो फुल ऑफ लाइफ और विटैलिटी हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बिल्कुल हमें मिलती हैं, वाइटल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए लाइफ में प्ले करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। और एनिमल डंग्स जो होता है, जो काउ डंग और अदर एनिमल्स डंग होता है, वो भी एक कन्वर्ट होता है यूजफुल सब्सटेंस के रूप में, जिसे मैन्योर कहते हैं, ठीक है, जिसे खाद कहते हैं, जिनको जो पेड़ पौधों में डालते हैं तो काफ़ी हद तक उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से बढ़ती है। फॉरेस्ट होल्ड सॉइल एंड विंड, ठीक है। इसके बाद ही देखिए फॉरेस्ट जो है वो सॉइल और विंड को किस तरह से होल्ड करता है। फॉरेस्ट जो है आपने देखा होगा, फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे होते हैं बिल्कुल उनकी रूट्स होती हैं, तो रूट सॉइल के अंदर ही होती हैं। तो रूट्स क्या करते हैं, वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। इससे क्या होता है, अगर जब कभी बहुत ज़्यादा पानी होता है, बारिश होती है, तो
ये जो रूट्स हैं वो सॉइल को बहने नहीं देते, ठीक है, इसको फ्लो नहीं होने देते, उसको इरोड नहीं होने देते, बल्कि सॉइल को बांध के रखते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं, जिससे कि वो कभी भी हवा, तेज़ हवा या जब बारिश होती है तो और ओवरफ्लो हो जाता है तो उससे वो बहती नहीं है। तो इससे क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल भी कंजर्व रहती है, सॉइल इरोजन नहीं होता। इफ द नंबर ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स एंड ट्रीज आर रिड्यूस, पर अगर नंबर ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स, अगर फॉरेस्ट में प्लांट्स और ट्रीज कम होंगे तो सॉइल क्या होगी, लूज हो जाएगी। किस तरह से, क्योंकि उनकी रूट्स, जब प्लांट्स नहीं है तो रूट्स नहीं होंगे, रूट्स नहीं होंगे तो वो उसको सॉइल को होल्ड करके नहीं रखेंगे, जिससे क्या होगा, जो पानी है और तेज़ हवा जो है वो आराम से सॉइल को ले जाएगी। तो इससे क्या है, इसी को हम सॉइल इरोजन बोलते हैं, क्योंकि जो सॉइल, टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है, उसमें ह्यूमस होता है और जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी हद तक बहुत अच्छा होता है, इसी को हम रियल फर्टिलिटी बोलते हैं सॉइल की। पर पानी और हवा की वजह से ये सॉइल इरोड हो जाती है, ठीक है, और इसी वजह से सॉइल, इसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं, और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल भी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ही नेचुरली वे में एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप सॉइल इरोजन नहीं चाहते, कि आप पेड़ पौधों को उगाइए, क्योंकि पेड़ पौधों की जो रूट्स होती हैं वो उसको होल्ड करके रखती हैं सॉइल को, और तेज़ हवा और तेज़ पानी के बहाव में वो बहती नहीं है। अपर पार्ट जो होता है ट्री का, जिसे हम क्राउन बोलते हैं, वो भी एक स्पीड ब्रेकर्स की तरह काम करता है जब तेज़ हवा चलती है, क्योंकि ये जो क्राउन होते हैं, जो पेड़ का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, वो इतना मजबूत होता है कि जब तेज़ हवा चलती है तो उसको बहुत हद तक वो कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक कोई भी नुकसान नहीं होता है। फॉरेस्ट में क्लाइमेट, ठीक है, आप देखते हैं फॉरेस्ट में क्लाइमेट, तो जो फॉरेस्ट है वो किस तरह से क्लाइमेट का निर्माण करता है, तो क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय फॉरेस्ट इन दैट एरिया। अच्छा, जो क्लाइमेट होता है किसी भी प्लेस का, वो भी किसके निरंतर में, कौन उसको रेगुलेट करता है, तो जो फॉरेस्ट है उस एरिया का, वो उस एरिया के क्लाइमेट को काफ़ी हद तक रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। फॉरेस्ट में, क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं वो रेन क्लाउड्स बनाते हैं और उसी वजह से बारिश भी होती है। डेंस फॉरेस्ट और जो लार्ज एरियाज होते हैं अंडर फॉरेस्ट कवर इंश्योर गुड रेनफॉल एंड दिस चेंजेस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो जहाँ पे आपने देखा होगा, जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं, घने पेड़ पौधे वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे बारिश भी बहुत अच्छी खासी होती है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ठंडा भी होता है, क्योंकि पेड़ पौधों की वजह से, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से, ठीक है, जो फॉरेस्ट में ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से जो प्लांट्स हैं वो रेन क्लाउड्स बनाते हैं और जिससे कि रेनफॉल होता है, तो क्लाइमेट भी किसी प्लेस का बहुत ही अच्छा हो जाता है अगर वहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं। तो इसका भी एक फ़र्क भी पड़ता है कि जहाँ पे आपने ये सुना होगा कि जहाँ पे फॉरेस्ट बहुत होते हैं तो वहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और जो वहाँ का क्लाइमेट है वो भी ठंडा होता है, क्योंकि यही एक रीज़न, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो वहाँ पे रेन क्लाउड्स बनाते हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।